बहुत साल पहले एक राजा चंद्रप्रकाश शासन करते थे। राजा चंद्रप्रकाश का एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था और राजा चंद्रप्रकाश के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। उसके बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की गहरी दोस्ती थी। दोनों हमउम्र थे, एक साथ पढ़े थे। ब्रह्मदत्त की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम रूपरानी था। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी से बहुत प्यार करता था और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता। ब्रह्मदत्त के दोस्त गौरीदत्त की अब तक शादी नहीं हुई थी। एक बार की बात है, दोनों दोस्त शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। दोपहर होने तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। जल्दी वो दोनों थक कर एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गए। तभी अचानक उन दोनों को एक शेरों का जोड़ा नजर आया। बस फिर क्या था, बिना देर किए वह दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर शेरों का पीछा करने लगे। थोड़ा नजदीक पहुंचते ही दोनों ने अपने अपने बाणों से दोनों शेरों पर निशाने लगाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों विचलित से हो गए और एक दूसरे की उल्टी दिशा में भागने लगे। पहला शेर उत्तर की ओर भागा और दूसरा दक्षिण की ओर। वो दोनों दोस्त भी शेरों के पीछे पीछे एक दूसरे से अलग होकर भागने लगे और दोनों अलग हो गए। एक एक शेर का पीछा करने लगे तो शेर पहले तो तीर की चोट से बहुत डर गए थे और इसीलिए शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगे। जैसे जैसे शेर जंगल के और अंदर घुसते जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और घना होता जा रहा था। घने जंगलों में घोड़ों को तेजी से भागने में दिक्कत आ रही थी। उनकी चाल अब ना के बराबर हो गई थी। घने जंगल का फायदा उठाकर शेर भी झाड़ियों में जा छुपे। जब शिकार नजरों से ओझल हो गए तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को लगाम लगाई और आसपास की जगह को देखने लगे, लेकिन वापसी लौटने के लिए उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब तक दोनों दोस्त बिछड़ चुके थे। गौरीदत्त ने अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को बहुत ढूंढा, लेकिन ब्रह्मदत्त उसे कहीं नहीं मिला। दिन ढलने लगा था तब गौरीदत्त को ख्याल आया, शायद ब्रह्मदत्त वापस लौट गया हो। अब तक मुझे भी वापस चलना चाहिए और इसीलिए गौरीदत्त भी वहां से वापस लौटने लगा। लेकिन हुआ क्या कि जब ब्रह्मदत्त का शिकार उसकी आंखों के सामने ही झाड़ियों में खो गया था तो उसने अपने घोड़े को लगाम खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरकर वह आसपास के हालात को देखने लगा। दूर दूर तक अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। उसे बहुत प्यास लग रही थी तो उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर पानी ढूंढने लगा और जंगल में अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो एक महात्मा की झोंपड़ी थी। उस निर्जन स्थान पर महात्मा कुटिया बनाकर उसमें प्रभु सेवा में लीन थे। ब्रह्मदत्त उस कुटिया में प्रवेश कर गया और महात्मा को समाधि में लीन पाया। उनके पास ही एक कमंडल रखा हुआ था। ब्रह्मदत्त ने वहां पहुंचकर महात्मा को प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आंखें खोलकर इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें नहीं खोली। तब ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका तो कमंडल पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। ब्रह्मदत्त प्यास से बेहाल था। उसने महात्मा से बिना पूछे ही उस कमंडल से पानी पी लिया। पानी पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया था। उसकी छठी इंद्री जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नीयत में खोट आ गया। उसने कमंडल में से अभी भी बहुत सा जल बचा हुआ था, इसीलिए उसने वह कमंडल लिया और वहां से चला गया। ब्रह्मदत्त जिस महात्मा का कमंडल ले आया था वह एक बड़े सिद्ध ऋषि थे और उस कमंडल में जो जल था वह अभिमंत्रित था।
जो उस महात्मा ऋषि ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। अब ब्रह्मदत्त कमंडल अपने साथ लिए जैसे जैसे उस जंगल से बाहर आया, काफी रात बीत जाने पर अपने महल में पहुंच गया। फिर इस बीच उसकी पत्नी उसके वहां ना पहुंचने पर बहुत घबरा रही थी। कई बार गौरीदत्त से उसके बारे में भी पूछ चुकी थी, लेकिन गौरीदत्त से मिले उत्तर से रूप रानी को संतुष्टि नहीं हो रही थी। जब ब्रह्मदत्त महल में पहुंच गया तो उसकी जान में जान आई। ब्रह्मदत्त ने अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि जिस कमंडल को वो अपने साथ लेकर आया है उसमें अभिमंत्रित जल है। इस जल को पीने से किसी भी इंसान को पराविद्या का ज्ञान हो सकता है और उसके बाद वह इंसान किसी भी प्राणी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह सब जानकर रूप रानी भी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा जताई तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया और इस तरह रूप रानी को भी पराविद्या का ज्ञान मिल गया। देवयोग से कुछ दिन बाद राजा चंद्रप्रकाश का निधन हो गया और ब्रह्मदत्त राजा बन गया। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त कर गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा बातें कर रहा था। उसी समय किसी तरह पराविद्या की बात छिड़ गई। इस पर ब्रह्मदत्त ने गौरीदत्त को बताया कि उसे भी पराविद्या का ज्ञान है, तो गौरीदत्त की उत्सुकता और जाग गई और वह इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के इस आग्रह को ब्रह्मदत्त मना न कर सका और कमंडल में से थोड़ा सा जल उसे भी पिला दिया। इस तरह गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। लेकिन इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा ही लालच मन में आ जाए तो बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में लालच जाग उठा और वो सोचने लगा कि किसी न किसी युक्ति से अगर मैं ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर लूं तो सारा राजपाट और धन दौलत मेरी हो जाएगी और साथ ही साथ रूप रानी का प्यार भी मिलेगा। इसके बाद मैं बिना रोक के 2 पूरे राज्यों का राज्य कर सकूंगा। इसी मंशा के साथ वो एक दिन राजा ब्रह्मदत्त के साथ शिकार पर गया। वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखते ही गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मित्र, तुम्हें तो पराविद्या का ज्ञान प्राप्त है और तुमने मुझे भी उस ज्ञान को सिखाया है, लेकिन अभी तक उस ज्ञान की हम दोनों ने ही कोई पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा मौका है उस ज्ञान की पुष्टि करने का। सामने में मरा हुआ बंदर पड़ा है, यदि तुम उसके शरीर में मुझे प्रवेश करके दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। गौरीदत्त की बात सुनकर ब्रह्मदत्त ने कहा, हाँ हाँ, यह कौन सा कठिन काम है, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा देता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की जाल को समझ नहीं पाया और अपनी विद्या के बल पर उसने अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश पा लिया और मरा हुआ बंदर तुरंत ही जीवित हो गया। यह देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तुरंत ही अपना शरीर छोड़कर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर गया और तलवार निकालकर अपने शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें एक खड्डे में फेंक दिया। यह सब देखकर बंदर के शरीर में ब्रह्मदत्त घबरा गया और वह तुरंत ही समझ गया कि गौरीदत्त के मन में बेईमानी जाग उठी है। यह मेरी गद्दी पर बैठना चाहता है। उसकी यह आशंका और भी पक्की हो गई जब गौरीदत्त ने अपने ही शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डे में फेंका और बंदर रूपी ब्रह्मदत्त को मारने उसके पीछे दौड़ पड़ा। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरीदत्त को अपनी तरफ आते देखा तो घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। अब आगे आगे बंदर और पीछे पीछे तलवार लिए गौरीदत्त दौड़ रहा था। एकाएक बंदर को ऊंचा सा पेड़ नजर आया और वह छलांग लगाकर उस पेड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए वह उस घने जंगल में गायब हो गया। गौरीदत्त कुछ देर तक तो उसे नीचे उतरने का इंतजार करता रहा,
लेकिन जब बंदर उसे नजर नहीं आया तो वह अपने नगर को वापस लौट आया। ब्रह्मदत्त के रूप में गौरीदत्त जब महल में पहुंचा तो रास्ते में किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन रूप रानी के सामने उसका यह राज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। उसके बाद उसके चलने फिरने का ढंग, बोली चाली का ढंग और चलने फिरने के तरीके से वह जल्दी समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा हुआ है और गौरीदत्त ने उसके पति के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके पति ने एक बार उसे बताया था कि उसने गौरीदत्त को भी परकाया का ज्ञान दिया है। अब रूप रानी दिन रात चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त वैसे ही बेहाल था। गौरीदत्त, जो कि अब ब्रह्मदत्त की गद्दी पर बैठकर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ ही दिनों बाद एक अजीब सी घोषणा नगर में करवाई कि राज्य के सभी बंदरों को पकड़कर मार दिया जाए या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति एक बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 10 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। गौरीदत्त को यह डर था कि किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी पत्नी रूप रानी से ना मिल ले। रूप रानी पहले ही उसे शंका भरी नजरों से देखने लगी थी। अगर किसी भी तरह बंदर बना ब्रह्मदत्त रूप रानी के संपर्क में आ जाता तो उसका भांडा फूट जाता। रूप रानी उसके सारे राजकीय अधिकार छीनकर उसे कैदी करवा सकती थी। इसीलिए उसने बंदरों को पकड़ने और मारने की घोषणा करवाई। 10 रुपए काफी बड़ी रकम थी। इस घोषणा का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था। सारे नगर के और राज्य के बहेलिया और शिकारी बंदरों को पकड़ने में जुट गए और राज दरबार में लाकर राजा से इनाम पा रहे थे। ब्रह्मदत्त भी आखिर एक बंदर ही बन गया था। एक दिन बहेलिया ने जमीन में चने रखकर उसे लालच में फंसा ही लिया और आखिर में बंदर बने ब्रह्मदत्त को पकड़ भी लिया। उस बहेलिया ने बंदर को घर पर लाकर बांध दिया। उसका इरादा था कि अगले दिन बंदर को राज दरबार में सौंपकर अपना इनाम लेगा, लेकिन रात को ही एक घटना घट गई। बहेलिया का एक रिश्तेदार उसके घर आ पहुंचा। बहेलिया ने उसे रात में मंदिरा पिलाई। मंदिरा पीते पीते दोनों आपस में बातें करने लगे। रिश्तेदार ने कहा कि मित्र, राजा की इस घोषणा से तो आपका बहुत फायदा हुआ होगा। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचा चुका हूं और इनाम की रकम भी प्राप्त कर चुका हूं। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े हैं? मैं भी काफी बंदर पकड़कर राज दरबार में ले जा चुका हूं, लेकिन एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही कि हमारे राजा को बंदरों से क्या दुश्मनी पड़ी है। वह क्यों बंदरों को पकड़कर मरवा रहा है? बहेलिये ने कहा, भाई, यह राजा है, उसकी बातें वही जाने, हमें इन सब से क्या मतलब। हम तो बस इस धंधे से अपना धन बना रहे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर बंदर बने ब्रह्मदत्त का कलेजा धक से रह गया। वह समझ गया कि सिर्फ उसके प्राण पाने के लिए ही गौरीदत्त ने अब तक सारे बंदरों को मारना शुरू किया है। वो मुझे मारकर पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास और भी तेज कर दिए। बहेलिया ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसके हाथ बांध दिए थे। अब हालत यह थी कि कड़ा तो टूट नहीं सकता था, इसलिए ब्रह्मदत्त ने अपने तेज दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात होते होते उसने उस रस्सी को काट डाला और आजाद होकर वहीं घर की मुडेर पर जाकर बैठ गया। सुबह जब बहेलिया जागा तो उसने अपनी नज़र बंदर की तरफ घुमाई, लेकिन बंदर वहां नहीं था। तो बहेलिया का दिल धक से रह गया। मन ही मन सोच में पड़ गया कि मेरे 10 रुपए गए, बंदर भी गया और साथ में 2 रुपए का कड़ा ले गया, और उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदे थे वो नुकसान हुआ, सो अलग, सब बेकार हो गया। तभी मुंडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, क्या हुआ दोस्त, मुझे ही ढूंढ रहे हो ना?
मैं यहीं हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चाहता तो कब का चला गया होता, लेकिन मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। एक बंदर के मुंह से इंसानों की भाषा सुनकर पहले तो बहेलिया कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि जरूर वह किसी भूत प्रेत के चक्कर में फंस गया है। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सच बताओ, तुम कौन हो? बंदर होकर इंसानों की भाषा कैसे बोल पा रहे हो? और तुम मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? बंदर बोला, मैं कौन हूँ और इंसानी भाषा कैसे बोल पा रहा हूँ, इन सब बातों को छोड़ो और ये बात सुनो कि मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर कर सकता हूँ। तुम मुझे एक कागज और कलम लाकर दो जिससे मैं कुछ लिख सकूं। मैं तुम्हें एक पत्र दूंगा, तुम वह पत्र ले जाकर महल में राजा की रानी रूपमती को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 सोने के सिक्के देगी। उन सिक्कों को पाकर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम उनसे कुछ न कुछ अच्छा सा व्यापार शुरू कर सकते हो। तब बहेलिया उस बंदर को कागज और कलम लाकर देता है और उसे अपनी चिट्ठी तैयार करने को कहता है। बंदर के हाथ कागज और कलम लगते ही वह एक पत्र तैयार कर देता है। उस पत्र में उसने उन सारी घटनाओं के बारे में लिखा जो उसके साथ अभी तक हुई थी। साथ ही उसने रानी रूपमती को यह निर्देश भी दिया कि जो व्यक्ति यह चिट्ठी लेकर आए उसे सोने के 100 सिक्के इनाम के रूप में दे देना। पत्र को मोड़कर बंदर ने बहेलिया के हाथों में सौंप दिया और कहा कि देखो दोस्त, सावधान रहना। इस बात का खास ध्यान रहे कि यह पत्र किसी दूसरी व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। यह पत्र सावधानी पूर्वक रानी रूपमती के ही हाथों में सौंपना। बहेलिया बोला, घबराओ नहीं, इस पत्र को तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूंगा। यह पत्र 100 सोने के सिक्कों की कीमत है। आज ही इसे रानी को सौंप कर आऊँगा। बंदर और बहेलिया के बीच में हो रही इन सभी बातों को उस समय दीवार के पीछे छुपा हुआ बहेलिया का पड़ोसी वैश्य सुन रहा था। बंदर के मुंह से इंसानों की भाषा देखकर वह तुरंत समझ गया कि राजा ने बंदर को पकड़ने की घोषणा क्यों जारी करवाई। अब तो अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को इस बहेलिया से मैं खरीद लूं और राजा को जाकर दे दूं तो राजा मुझसे प्रसन्न हो जाएगा और ढेर सारा इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह बहेलिया से मिला और उसे बहला फुसलाकर 100 सोने के सिक्के देकर वह पत्र उसने राजा से खरीद लिया। बहेलिया को घर बैठे 100 सोने के सिक्के मिल गए, इसीलिए उसने भी बिना सोचे समझे वह पत्र उस वैश्य को दे दिया। वैश्य वह पत्र लेकर घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी उस मुडेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने चतुराई दिखाई और एक रस्सी का फंदा बनाकर उसने ब्रह्मदत्त के गले में फंसा ली। इस तरह वह बंदर को बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ था, अब एक बार फिर से कैद में हो गया। उधर वैश्य के जाते ही बनिया का मन भी बदलने लगा। उसने सोचा कि 100 सोने के सिक्के तो मुझे मिल गए, अब अगर बंदर से हुई बातें और उसके द्वारा लिखे पत्र की बात वह जाकर रूप रानी को बता दे तो उसे और ढेर सारे पुरस्कार मिलेंगे। बहेलिया तुरंत ही रानी से मिलने के लिए निकल पड़ा। वो भागता हुआ रानी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। उसने जुबान से यह सारी बात सुनकर रानी सब कुछ समझ गई और उसने बहेलिया को 100 सोने के सिक्के इनाम देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने के लिए युक्ति सोचने लगी। बहेलिया जब रानी से मिलकर बाहर लौटा तो उसके दिमाग में एक और नई खुरापात आ गई। धन के लालच में वह अंधा हो गया था और वह सीधा राज दरबार में पहुंचा। वहां उसने वैश्य के विरुद्ध शिकायत लिखवा दी कि कल रात उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके पड़ोसी ने वह बंदर उससे छीन लिया और उस बंदर पर उसका अधिकार है, इसीलिए उसके पड़ोसी से वह बंदर उसे वापस दिलाया जाए। उसकी शिकायत पर राजकीय अधिकारियों ने कुछ सैनिक भेजकर बंदर सहित उस वैश्य को पकड़ने के लिए भेज दिया। इधर बहेलिया के जाते ही रूप रानी भी अपने पति को बचाने के लिए नए नए उपाय सोचने लगी और बहुत सोचने समझने के बाद उसने अपनी सेविका को बाजार भेजकर एक तोता मंगवाया
और उसे पिंजरे में डालकर अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद नीचे से लोगों का कुछ शोर सुनाई देने लगा। कारण जानने के लिए उसने भी छत से नीचे झांका तो कुछ सैनिक एक बंदर को खींचकर राज दरबार में लाते दिखाई दिए। साथ ही साथ कुछ सैनिक एक आदमी को भी पकड़कर ला रहे थे। रूप रानी को यह नज़ारा देखकर समझने में देर नहीं लगी कि यह बंदर ही उसका पति है, जिसके बारे में अभी वह बहेलिया बताकर गया है। अब रूप रानी जल्दी से जाकर आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को ले आई। जब बंदर उस महल में खींचकर लाया जा रहा था तो वह अपने मन ही मन में रो रहा था और अपनी प्रिय पत्नी रूप रानी को याद कर रहा था। ब्रह्मदत्त मन ही मन सोच रहा था कि कुछ ही देर में मेरा वध कर दिया जाएगा। पता नहीं अब मैं अपनी प्रिय रानी को कब देख पाऊंगा या नहीं। यह सोचकर आखिरी बार देखने के लिए उसने ऊपर की ओर देखा तो उसी समय रानी वहां खड़ी हुई थी। उसने बंदर को इशारा किया और तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर उसकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ दिया। बंदर के लिए इतना इशारा काफी था और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर पिंजरे को उसकी जगह ही टांग दिया। बंदर की अचानक मृत्यु से उसे ले जाने वाले सैनिक भी बहुत घबरा गए। वहां स्थित सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलने वाले बंदर को देखने काफी लोग इकट्ठे हो गए और सैनिकों के पीछे पीछे चल रहे थे। सैनिक भी डर गए और दंड अधिकारी को क्या उत्तर देंगे यह सोचने लगे, लेकिन उनके पीछे चल रही भीड़ इसकी गवाह थी, इसीलिए उनका डर कुछ कम हुआ। वहां सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि एकाएक बंदर ने अपने प्राण कैसे छोड़ दिए। इस सारी घटना के बाद उसी रात ब्रह्मदत्त बना गौरीदत्त रानीवास में पहुंचा। उसके पहुंचने से पहले ही रूप रानी ने एक बकरी का मेमना मंगवा लिया था। गौरीदत्त जब उसके पास गया तो उसके कमरे में पहुंचा तो रूप रानी ने रूखेपन से उसका स्वागत किया। अब गौरीदत्त से रहा ना गया और बोल पड़ा कि प्रिय, जब से मैं शिकार खेलकर लौटा हूँ तुम्हारा व्यवहार तभी से मेरे लिए कुछ अजीब हो गया है। अब तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना ही अपनी सेज पर सोने देती हो। आज मैं तुमसे इन सब बातों का कारण जानकर ही रहूंगा। ऐसी क्या वजह है कि तुम मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार करने लगी हो? रूप रानी ने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे एक कारण है और वह कारण यह है कि मुझे आप पर शंका है कि आप मेरे पति हो या नहीं। उनके शरीर में कोई और व्यक्ति तो नहीं हो। आप मेरी शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं आपसे पहले जैसा प्रेम करना शुरू कर दूंगी। तब गौरीदत्त ने पूछा कि बताओ रानी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपको पर काया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवा रखा है, मैं उसे मार देती हूँ। आप मुझे अपनी विद्या से उसके अंदर प्रवेश करके दिखाइए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी यह शंका बेवजह थी, और यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो मैं समझ लूंगी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। रूप रानी की बात सुनकर उसे पाने की लालसा में गौरीदत्त ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूप रानी ने उसके सामने ही उस बकरी के बच्चे को मार दिया। अब गौरीदत्त ने अपना काम कर दिया। वह ब्रह्मदत्त का शरीर छोड़कर उस बकरी के बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया। मौका देखते ही रानी ने तोता बनी ब्रह्मदत्त को अपने शरीर में आने का इशारा किया। संकेत पाते ही ब्रह्मदत्त ने जल्दी से अपने शरीर में वापस आ गया। रानी ने देर न करते हुए तुरंत ही तोते के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और इस तरह गौरीदत्त उस बकरी के बच्चे के शरीर में कैद होकर रह गया। इसके बाद राजा और रानी सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।